हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं एनसीईआरटी का जो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में मैंने थर्ड चैप्टर जो मैंने आपके संग शेयर किया था, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि मैंने अपने चैप्टर्स को पार्ट वाइज से डिवाइड कर दिया है। और मेरा ये वीडियो नेशनलिज्म इन इंडिया का सेकेंड पार्ट है। और अगर आपको मेरा फर्स्ट पार्ट देखना है, फर्स्ट वीडियो देखना है, तो मैंने इसके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने फर्स्ट वीडियो की डिटेल्स डाल रखी है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। थैंक यू। तो आज जो हमारे सेकंड पार्ट में, इसमें मैंने 3 टॉपिक लिया है: रॉलेट एक्ट, जालियनवाला बाग एंड खिलाफत मूवमेंट। तो जो हमने लास्ट वीडियो में, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया था कि गांधी जी ने नेशनलिज्म इन इंडिया को कैसे इंडिया में लेकर आए, उन्हें सत्याग्रह मूवमेंट के थ्रू, अपने आइडियाज ऑफ सत्याग्रह के थ्रू उन्होंने कैसे हमें फ्रीडम के कहीं ना कहीं में करीब लेके गए। तो जब उन्होंने 3 जगहों पे जब उन्होंने अपना नेशनल मूवमेंट कैरी ऑन किया, 1916 में, देन 1917 में, देन 1918 में, इसकी सारी डिटेल्स आपको मेरी लास्ट वीडियोस में मिलेंगी। जब उन्होंने शेयर किया अपने वर्ड्स, पॉइंट ऑफ व्यूज को, तो लोगों ने उनको काफ़ी सराहा, उन्हें काफ़ी सक्सेस मिली। और उस सक्सेस को देखते हुए फाइनली उन्होंने डिसाइड किया 1919 में कि क्यों ना अब ये जो सत्याग्रह मूवमेंट है, हम नेशन वाइड उसको पूरा एक्सप्रेस करें, पूरा लॉन्च करें। और जब अंग्रेजों ने, जब ब्रिटिशर्स ने ये चीज़ें देखी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपोज करने की स्टार्टिंग की। और इसी अपोजिशन को शो करने के लिए उन्होंने जो लॉ पास किया वो था रॉलेट एक्ट। चलिए हम अपने कंटेंट के पहले पॉइंट को फेस करते हैं, और हमारा पहला टॉपिक जो है वो है रॉलेट एक्ट। आई होप you guys are going to enjoy my video, and please, if you guys are really going to enjoy my video, don't forget to subscribe my channel and please like my video and do comments. अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ सकता है तो प्लीज आप मेक श्योर कि आप मुझे कमेंट में अपनी प्रॉब्लम्स को जरूर शेयर करें। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज रॉलेट एक्ट। What is Rowlatt Act, when it comes, by whom and why? तो बेसिकली जो पहली चीज़ से जानी जाती है या पूछी जाती है, रॉलेट एक्ट क्या है। इसे ब्रिटिशर्स ने पास किया था, और इस मूवमेंट को बहुत, दे हैव पास दिस मूवमेंट वेरी हरिडली, एंड दिस मूवमेंट इज पास बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. Despite their knowing that India is now going to become a powerful nation, with powerful people, but still they have launched Rowlatt Act. Basically, this act defines that it allows the British army, a British force, to jail the protesters without a trial for up to 2 years. ये जो एक्ट उन्होंने लागू किया था हम इंडियंस पे, वो बेसिकली ये शो करता था कि कोई भी ब्रिटिश आर्मी या कोई भी ब्रिटिश सैनिक चाहे तो हमें, जो प्रोटेस्ट करते थे उस टाइम पे, जो प्रोटेस्टर थे, जो इंडियन फ्रीडम के लिए जो फाइट कर रहे थे सत्याग्रह मूवमेंट के लिए, वो उन्हें कभी भी पकड़ सकते थे और बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक के लिए उन्हें जेल में रख सकते थे। कहने का मतलब ये है कि 2 साल तक उनके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं होती, उसके बाद ही कोई ट्रायल प्रोसेस आगे कंटिन्यू किया जाता। तो द फर्स्ट थिंग, ये 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया, बाय हुम, बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल। ओके, तो इन्हीं सब चीज़ों को जब गांधी जी ने देखा कि उनके मूवमेंट को रोकने के लिए, कहीं ना कहीं नेशनलिज्म मूवमेंट को रोकने के लिए, जब ब्रिटिशर्स ने स्टेप्स को फॉरवर्ड ऑन किया, तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने एक, बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहता था, वो हर चीज़ों को नॉन वायलेंस थ्रू करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने 6 अप्रैल 1919 को वो हड़ताल पे उन्होंने बैठे, और जिसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी रैलीज निकली, काफ़ी स्ट्राइक्स की गई वर्कर्स के थ्रू, शॉप्स बंद कर दिए गए। और कहीं ना कहीं ये एक अलार्म था किनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, कि कहीं ना कहीं उनकी जो एक ताकत है वो कहीं ना कहीं कम होने वाली है। और इसी चीज़ को उन्होंने मद्देनजर रखते हुए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 10 अप्रैल को जब ये ऑर्गेनाइज किया गया था, 6 अप्रैल को जब हड़ताल ऑर्गेनाइज की गई 1919 में, तो कहीं ना कहीं उनके मन में जब डर आया तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 10 अप्रैल को सैफुद्दीन, कौन, 6 अप्रैल को तो उन्होंने हड़ताल स्टार्ट किया, और 10 अप्रैल को सैफुद्दीन, डॉक्टर सैफुद्दीन, जो बेसिकली एक लॉयर थे, मुस्लिम लॉयर थे, और सेकंड वन इज डॉक्टर सत्यपाल। डॉक्टर सत्यपाल कौन थे, मेडिकल ऑफिसर थे, इंडियन मेडिकल ऑफिसर थे। उन्हें अरेस्ट कर लिया, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी इंडियंस को। वो रैली पे उतर गए, और उन्होंने कहीं ना कहीं रॉलेट एक्ट के थ्रू उन्होंने क्या किया, उन्हें पकड़ा, रॉलेट एक्ट के थ्रू अंडर ही इन्हें अरेस्ट किया गया था। और जो जनरल डायर था उस टाइम, जो उन्हें हेड कर रहा था, जो ब्रिटिश आर्मी का जो हेड था जनरल डायर, उन्होंने क्या किया, मार्शल लॉ को फॉरवर्ड ऑन किया, और उन्हें 13 अप्रैल को फाइनली क्या हुआ, 6th 10th
और 13 अप्रैल को फाइनली जो जालियनवाला बाग जो मैसेकर जिसे कहा जाता है, जो कांड हुआ जालियनवाला बाग में, उसने टुक प्लेस किया। कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन रहा रोलेट एक्ट का, इसका बहुत ही बुरा साइड इफेक्ट हमें देखने को मिला। तो जो हमारा पहला पॉइंट था रोलेट एक्ट का, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। वो ये था कि 1919 में रोलेट एक्ट पास किया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू। उन्होंने इम्पोज किया मार्शल लॉ लोगों के ऊपर, ताकि कोई भी अपने मन से किसी भी तरह का प्रोटेस्ट ना कर सके, स्ट्राइक ना कर सके। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज जालियनवाला बाग। ये एक ऐसा मोमेंट रहा है इंडियन हिस्ट्री में जो कहीं ना कहीं, अगर हम आज भी अगर हम अमृतसर विजिट करते हैं और अगर हम जालियनवाला बाग को विजिट करते हैं, तो कहीं ना कहीं जब बुलेट के निशान हम वॉल पे देखते हैं, जब ये वहाँ का कुआं जाके देखते हैं, तो वो उन हजारों लोगों की चीख को कहीं ना कहीं, अगर हम बहुत डीपली सोचते हैं, अगर हमें ये इंसिडेंट पता है, इफ वी हैड ऑलरेडी स्टडीड दिस इंसिडेंट, देन ओनली वी कैन फील द पेन, द क्राई, द शाउट, जो उस टाइम इनोसेंट पीपल ने उसे फेस किया था। तो मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट्स स्टार्ट अवर सेकंड टॉपिक, जालियनवाला बाग। काफी तरह की चीजें हुई रोलेट एक्ट के थ्रू, और फिर फाइनली 13 अप्रैल को जनरल डायर ने एक इंसिडेंट करने का एक मौका दे दिया। एक इंसिडेंट उन्होंने किया, और वो ये था कि डिस्पाइट द प्रोक्लेमेशंस अगेंस्ट मीटिंग्स, थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस फ्लॉक्ड टू द जालियनवाला बाग ऑन 13 अप्रैल 1990, most of them in support of the imprisoned Satyapal. Some arrived after the police had closed nearby fair held in honor of the Sikh New Year. By a late afternoon, a huge throng was present, a rather quiet crowd and not an angry mob. तो बेसिकली क्या हुआ कि जब हम 13 अप्रैल की बात करते हैं, तो उस समय अमृतसर में सिख का जो बेसिकली जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है बैसाखी, उस दिन वो भी पड़ गया। तो जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने कहीं ना कहीं एक मॉब तो नहीं कहा जा सकता, एक भीड़ भाड़ नहीं कहा जा सकता, एक सिंपल से उन्होंने एक प्रोटेस्ट करने के लिए उन्होंने जालियनवाला बाग को एक स्पॉट चुना कि हम यहाँ पर आएंगे शांति से, बाय प्रोटेस्टिंग नॉन वायलेंटली हम अपने मैसेज को कन्वे करेंगे। बट क्या हुआ, उन्होंने जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, जो सिख के न्यू ईयर का जो बैसाखी का जो मेला था उसे बंद कर दिया था। बट जो लोग उस मीटिंग के नॉलेज से अनअवेयर थे, जिन्हें नहीं पता था कि इस तरह का कोई भी प्रोटेस्ट होने वाला है उस जगह पे, वो दूर दराज के जो लोग थे उन्होंने क्या किया, जालियनवाला बाग को कहीं ना कहीं विजिट कर लिया। वो वहां पे आ गए मेले के चक्कर में, मेले देखने के चक्कर में। और फाइनली क्या हुआ, जो वो एरिया था जालियनवाला बाग का, उसमें आई थिंक ना इट्स फॉर श्योर जो एक ही तो एंट्रेंस था, जहां से लोग एक ही रास्ते से आते थे, एक ही रास्ते से जाते थे, और जो बहुत ही कम खुलता था। और उन्होंने क्या किया, जनरल डायर ने कमांड दिया कि शूट देम, whether they are innocent or whether they are protester, just shoot them। और उस शूट की वजह से कहीं ना कहीं 1000 से भी ज्यादा 10,000 से भी ज्यादा लोग मारे गए, जिसमें कुछ प्रोटेस्टर्स थे और जिसमें कुछ इनोसेंट थे, जिसमें बच्चे भी इंक्लूडेड थे। और कहीं ना कहीं ये जो मोमेंट रहा जालियनवाला बाग का, वो तब से लेके अभी तक लोगों के दिल में कहीं ना कहीं वो जिंदा है। और जो बेसिकली ये जो कमांड जो जनरल डायर ने दिया था, हिज मेन एम टू प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ सत्याग्रहीज अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। जो बेसिकली इस कमांड को देने का जो मेन मुद्दा था जनरल डायर का, वो ये था कि लोगों के पास एक नैतिक शिक्षा पहुंचेगी, जो एक इफेक्ट डालेगी कि अगर आप अंग्रेजों के अगेंस्ट जाने की कोशिश करोगे तो आपको कहाँ तक फेस करना है। कहीं ना कहीं जो सत्याग्रही जो नॉन वायलेंटली अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके मन में एक डर पैदा करना था, एक भयानक डर देना था उन्हें, कि ताकि वो समझ सकें कि उसके आगे उन्हें अभी क्या क्या फेस करना है। और जैसे जालियनवाला बाग वाला जो केस हुआ आपका, जिसमें तकरीबन 1000 लोग मारे गए, 1500 लोग से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए, और कुछ के लोगों में ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जिसमें ये कुआं है, अगर आप विजिट करेंगे जालियनवाला बाग तो आपको ये कुआं देखने के लिए मिलेगा, जिसमें लोगों ने डर के मारे अपनी जान को बचाने के चक्कर में तकरीबन 120 से भी ज्यादा लोग, या लगभग 120 तक लोग इसमें कूद गए थे कि उनकी जानें बच सके। पर जब उन्हें निकाला गया तो तकरीबन 120 डेड बॉडीज हमें देखने को मिली, जो ब्रूटली मर गए थे बहुत बुरे तरीके से। ठीक है, और ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये बुलेट्स के निशान हैं जो उस समय फायर कराया था जनरल डायर ने, कि कोई भी दिखे, कहीं पे भी दिखे, जस्ट शूट एट देम, उन्हें शूट कर दीजिए। और क्योंकि ये मैंने पहले ही बताया कि एक
मोरल टीचिंग उन्हें देनी थी, एक उनके डर पैदा करना था सत्याग्रही के ऊपर। तो जैसे ही ये न्यूज़ जलियांवाला बाग स्प्रेड हुआ चारों तरफ, तो भीड़ उमड़ने लगी गलियों में, चौराहों पे, हर जगह जितने भी इंडियन सिटीज़ थी वहाँ पे, टाउन थे, शहर थे, वहाँ पे भीड़ उखड़ने लगी, स्ट्राइक्स होने लगे, क्लैशेस होने लगे। तो फिर फाइनली सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, रिस्पॉन्ड कैसे किया इस स्ट्राइक पे जब लोग उमड़े, उन्होंने क्या किया, जितने भी सत्याग्रही थे उन्हें क्या किया, डराया, ह्यूमिलिएट किया। और जितने भी सत्याग्रही थे, दे वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, crawl on the streets and do salam to all sahib. People were flogged and villages were bombed, seeing violence spread. तो क्या था कि सत्याग्रही लोग को इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट किया गया कि उनसे कहा गया कि तुम अपनी नाक को ज़मीन पर रगड़ो, ज़मीन पर रेंगते हुए चलो, और जितने भी ब्रिटिशर्स जो उस टाइम पर साहिब जिन्हें डिनोट किया जाता था, उनसे कहा गया कि जितने भी साहब हैं तुम उन्हें सल्यूट करो। और जब गांधी जी ने ये सब चीज़ें होते हुए देखा, तो कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत फील हुआ कि एक ऐसा मूवमेंट मैंने लॉन्च कर दिया जो कहीं ना कहीं मेरे ही अपने इंडियन सिटीजन्स के लिए मुश्किल बन गया। और जिसके बाद जो हमारा थर्ड और इस वीडियो का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, टॉपिक आता है, वो है खिलाफत मूवमेंट। कैसे रॉलेट एक्ट के बाद आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ और इसके बाद खिलाफत मूवमेंट कैसे आया। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपके संग शेयर किया था कि अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप डेट को, ईयर को फिंगर पे काउंट करें। तो अगर नेशनलिज्म मूवमेंट की बात करते हैं तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी 1915 से लेकर 1919 तक में उन्होंने अपने सत्याग्रह मूवमेंट को आगे बढ़ाया, आइडिया ऑफ सत्याग्रह को आगे बढ़ाया। फिर 1919 में कैसे 6 अप्रैल को उन्होंने हड़ताल पर बैठे, 10 अप्रैल को सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को अरेस्ट किया गया, 13 अप्रैल को आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ। उसके बाद जो नेक्स्ट मूवमेंट आता है वो है खिलाफत मूवमेंट। क्यों? जब सत्याग्रही इसके ऊपर इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेशन देखा, तो महात्मा गांधी जी ने फाइनली डिसाइड किया कि अब इस मूवमेंट को वो कॉल ऑफ द मूवमेंट करेंगे, मतलब इस मूवमेंट को, जो उनका सत्याग्रह का मूवमेंट है, वो उसे बंद करेंगे। सो अब हम आगे जानेंगे खिलाफत मूवमेंट क्या है। बेसिकली खिलाफत मूवमेंट जो लॉन्च किया गया है वो अली ब्रदर्स के थ्रू लॉन्च किया गया। क्यों लॉन्च किया गया, किस लिए लॉन्च किया गया, वो हम इसमें देखेंगे। The Khilafat movement was a religious political movement launched by the Muslim of British India for the attention of the Ottoman Caliphate and for not handing over the control of Muslims holy places to non-Muslims. अगर हम बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की, तो बेसिकली जो मूवमेंट लॉन्च किया गया था ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। जो जर्मनी में, जो टर्की में जो चीज़ें हुई लोगों के संग, उसके प्रोटेस्ट में स्टार्ट किया गया। इस खिलाफत मूवमेंट का मेन एम ये था कि जो ओटोमन खिलाफत है, जो ओटोमन एम्पायर था, उसे सेव करना, उससे बचाना। और कहीं ना कहीं ये एक मूवमेंट जो था वो इंडियंस और खिलाफत मूवमेंट जो था कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम्स को क्लोज लाने का एक स्टार्ट हुआ। क्योंकि जब हम पार्टीशन ऑफ बंगाल देखते हैं तो कहीं ना कहीं जहाँ पे मुस्लिम्स को मेन मोटो तो यही था कि उन्हें एक अलग से राज्य बना के दिया गया, एक अलग से देश बना के दिया गया। पर ब्रिटिशर्स का था मेन मोटो यही था कि हम हिंदू और मुस्लिम्स को अलग करें, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी उन्होंने अपनाया था। बट कहीं ना कहीं सत्याग्रह मूवमेंट के बंद होने के बाद खिलाफत मूवमेंट कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम को एक करने में साबित हुआ, एक अच्छा मूवमेंट साबित हुआ। फिर क्या होता है इसके बाद, सो बेसिकली जो खिलाफत मूवमेंट था वो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब ओटोमन टर्की हार गई, तो कहीं ना कहीं एक ऐसे रूमर्स उड़े कि कहीं ना कहीं दैट देयर विल बी गोइंग टू बी अ हार्श पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन द ओटोमन एम्पायर, द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड, द खलीफा। टू डिफेंड द खलीफा's टेम्पोरल पावर, अ खिलाफत कमेटी was formed in Bombay in March 1919. A young generation of Muslim leaders like the brothers Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of a united mass action on the issue. तो बेसिकली जब बात की जाती है खिलाफत मूवमेंट की, तो ये मूवमेंट लॉन्च किया गया था अली ब्रदर्स के थ्रू। और ये दोनों ब्रदर्स थे, भाई थे, जिनका नाम था मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो जो मेन गोल था, जो उनका मेन एम था इस मूवमेंट को लेके, वो ये था कि जो ओटोमन खिलाफत की जो उनके जो खलीफा थे, जो स्पिरिचुअल हेड होते थे, कहीं ना कहीं उनकी जो
एक रिस्पेक्ट थी वो इंटैक्ट हो सके। टू प्रिजर्व द टेरिटोरियल सॉलिडिटी कंट्रोल ऑफ होली प्लेसेस शुड बी नॉट गिवन टू नॉन मुस्लिम्स। और कहीं ना कहीं इनका जो मेन मोमेंट ये था इस लॉन्च करने का कि जो लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में डिक्लेयर किया कि जब ओटोमन टर्की जब हार गई तो उन्होंने ये कहा कि जो इनके एरियाज है, जो उनके होली प्लेसेस है, वो कहीं ना कहीं नॉन मुस्लिम्स के अंडर में आ जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि वो जो होली प्लेसेस है वो नॉन मुस्लिम्स के पास ना जाए, उन्होंने क्या किया, कांग्रेस और महात्मा गांधी की संग बात की और कहीं ना कहीं उन्होंने एक नए मूवमेंट को स्टार्ट करने की बात की। सो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बॉम्बे में फॉर्म की गई जुलाई 1919 में। जो पहली कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, फर्स्ट मूवमेंट वॉज डन इन कॉन्फ्रेंस एट दिल्ली इन नवंबर और वॉज अरेंज इन विच द कांग्रेस लीडर्स लाइक गांधी एंड नेहरू पार्टिसिपेट। जिसमें क्या था, जब ये मूवमेंट लिया गया तो इस मूवमेंट में नेहरू और गांधी दोनों ने पार्टिसिपेट किया और इस तरीके से एक मेजर जो बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी रही तो उन्होंने आपस में हाथ जोड़ के कहीं ना कहीं खिलाफत मूवमेंट और गांधी जी ने और नेहरू जी ने अब जब हाथ मिलाया तो उन्होंने कहीं जो इनजस्टिस हो रही थी मुस्लिम कम्युनिटी में उसको रोकने में एक क्षमता जाहिर की। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी मन में यही था, गांधी जी के भी मन में यही था कि अगर हम किसी की हेल्प करेंगे तो बदले में वो भी हमारी हेल्प करेंगे और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट करने में हमें एक बड़ा और अच्छा हाथ मिलेगा। तो जो इन्होंने आगे जो स्टेप्स लेने की कोशिश की वो ये थी कि वो किसी भी विक्ट्री सेलिब्रेशन में वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कोई भी अगर ब्रिटिशर्स की कोई भी पार्टी होती है या कोई पार्टिसिपेशन होता है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। सेकंड चीज़ जो उन्होंने अनाउंस की थी वो थी बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। जितने भी स्वदेशी सामान के अलावा जितने भी विदेशी सामान होंगे उसका बहिष्कार करेंगे। और इसी के संग इसी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर सरकार अपने संग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने लॉन्च किया। तो जो सेकंड खिलाफत कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वो अमृतसर में हुई थी, 1919 दिसंबर में हुई थी। मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत अली ज्वाइन द सेशन आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम प्रिजन। जब वो जेल से छूटे उन्होंने इस सेशन को ज्वाइन किया। इन जैन 1920 1920 में मिलकर जितने भी लोग थे उन्होंने मिला और खिलाफत मूवमेंट को क्या किया, टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन कोलैबोरेशन विद द कांग्रेस इन मई 1920। तो 1920 में उन्होंने फाइनली मई में डिफाइन कर दिया, डिस्कस कर दिया, फाइनल कर दिया कि वो अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम खिलाफत मूवमेंट को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के संग इंडल्ज करके इस मूवमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के संग हमारा आज का टॉपिक, आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि आपको मेरे आने वाली वीडियो में मिलेगा। सो गाइज प्लीज़ मेक श्योर, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी डिटेल्स डाल रखी है, आप वहां से भी वीडियो ले सकते हैं, देख सकते हैं। चाहे तो आप मेरे चैनल पे जाके डायरेक्टली जाके आप इसका पहला पार्ट देख सकते हैं, क्लास 10 के नेशनलिज्म इन इंडिया का। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक माई वीडियो। थैंक यू।